हेलो। नमस्कार मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने स्टूडियो गूगली क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप सबके? प्यारे दोस्तों, सुबह सुबह एक टेक्निकल थोड़ी मिस्टेक आ गई थी। अब इतनी जानकारी अगर मास्टर को ना हो तो क्लास ही ना हो, किसी और के बहाने बैठ जाओ तो एक छोटी सी डिवाइस होती है लाइव करने की, वो तकलीफ दे रही थी। छोटी सी डिवाइस होती है लाइव करने की। जल्दी से आ जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुनो, पहले एक इन्फॉर्मेशन सुन लो आप लोग। मेरे बच्चों, आज की क्लासेस के बाद, यानी आज 3 क्लासेस रहेंगी आपकी। एक अरशद सर की, जो आज उनका फिनिश हो जाएगा, एक शेफाली मैडम की, और एक ये मेरी क्लास। आज की क्लास के बाद मेरे बच्चों, मैं आप सबको 1 वीक का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दे रहा हूँ। इस ऑफ के पीछे पर्पस मेरा है कि आप सब जो भी छूटा हुआ है, जो पेंडिंग है, जो याद नहीं किया आपने, उसको याद करके सब लोग बराबर पे आ जाएं। और दूसरी बात, इस समय को वेस्ट मत करना। समय को, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ जो आपको मैं दे रहा हूँ, इसको वेस्ट मत करना, क्योंकि मेरे बच्चों, हम सब आपके लिए 1 वीक का गैप हम देंगे, वरना हम हमारा कोर्स आगे करवाते। लेकिन हम आपके बारे में सोच करके आपको 1 वीक का अवकाश देंगे, ऑफ देंगे, ताकि आप सब बराबर पे आ जाएं। लेट जिन्होंने ज्वाइन किया था उनके बारे में ज़्यादा सोचा गया, और जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया था, शुरू से जो पढ़ रहे हैं डे 1 से ही, तो उन लोगों के बारे में ये सोचा गया है कि वो लोग और बेटर परफॉर्म करेंगे। तो हम सब ने डिसाइड किया कि आपको 1 वीक का रेस्ट दे दिया जाए, जिससे कि आप सब लोग जो हैं अपने जितना भी पोटेंशियल है उसको बेहतरीन से बेहतरीन यूज़ करके और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। मेरे साथियों, वेस्ट मत करना टाइम को। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन है कि 3 तारीख से हम कोर्स नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपका कोर्स नंबर 1 जो है वो पूर्ण रूप से बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करके, रिवाइज करके, लर्न करके आप लोगों को सबको पैक कर देना है। ठीक है। कोर्स नंबर 2 हम 3 तारीख से, 3 जून से, यानी मंडे से हम शुरू करेंगे, जब तक आपके साथ, आपके पास खूब टाइम है। अब मेरे बच्चों, जब तक आप अपना कोर्स पूरा करेंगे, तब तक मैं थोड़ा यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब वाले, जिनके कुछ सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, मैंने काफ़ी ऑलमोस्ट पूरा करवा दिया था, जिनके कुछ सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं मैं उनको भी पूरा करवा दूंगा। तो जब तक मैं काम करूंगा अपने यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए, जब तक आप अपना काम कर लेना। ठीक है ना? और चाहो तो क्लासेस भी ले लेना। शेड्यूल वगैरह सब यूट्यूब पे डाल दूंगा, जब जब मैं लाइव आऊँगा तब तब मैं शेड्यूल्स करवा दूंगा। तो मैं अब ये कुछ 1 वीक यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए काम करूंगा, तब तक आप अपना काम पूरा फिनिश कर लेना। ठीक है। तो अब बात करते हैं, सबको अंडरस्टैंड हो गया है क्या इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है? ओके। अब आप समझते हैं टेस्ट नंबर 5 में आपने क्या किया और कैसे किया और किसने बेहतर परफॉर्म किया है। तो टेस्ट नंबर 5 के अंदर सबसे टॉप पे बाजी मारने वाली ये लड़की स्नेहा 2 स्टार लेने की पात्र है। स्नेहा ने पहली बार रैंक 1 हासिल करी है, इसलिए स्नेहा के लिए एक बार तालियां तो होनी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, नया चेहरा दिखा है। नेहा ने 92% किया है, और वो भी बहुत बेहतर परसेंट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। अंकिता के लिए इससे कई गुना ज़्यादा तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अंकिता जो है कंटिन्यूसली अपनी रैंक 2 पोजीशन मेंटेन कर रही है और रैंक 1 पोजीशन मेंटेन कर रही है, यानी कि टेस्ट 1 से ही अंकिता बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। और अंकिता ने इस टेस्ट के अंदर 81%, यानी कि, लेकिन अंकिता के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि रैंक में परसेंटेज का गैप बहुत ज़्यादा आ गया। ये इतना गैप नहीं आना चाहिए।
इसमें आज के रिजल्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है। और थर्ड नंबर पे आप तालियां बजाइएगा प्रिंसेस के लिए, क्योंकि ये भी कंटिन्यूसली मेरे साथियों अपनी पोजीशन, अपनी रैंक को मेंटेन कर रही है। और इसने 77% हासिल किया और रैंक 3 हासिल किया है 77.04% से। लेकिन यहाँ पर जो गैप आ रहा है वो बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, कहाँ 92 और कहाँ 77। तो डियर थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट लाना है, ये 77 से बात नहीं बनेगी। 77 और 92 में बहुत अंतर होता है। तो आप यूं समझो कि 90 से अबो, अगर आप अंडर 10 में आ रहे हैं तो 90 से अबो आपका स्कोर रहना चाहिए, ठीक है। मित्तल मित्तल ने 75% हासिल करके और रैंक 4 हासिल किया है, बहुत बढ़िया मित्तल, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। वंदना ने 74.72। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, वंदना जो कि रैंक 5th पर है और रितिका जो भी रैंक 6th पर है, लेकिन परसेंट 74.72 है। जितनी परसेंटेज रैंक 5th वाले की हैं उतनी ही परसेंटेज रैंक 6 वाले की हैं, और उतनी ही परसेंटेज शशिकला की है 74.72, और शशिकला है 7th रैंक पर। अब आप यहाँ पर ये बात सोचिएगा कि जो अपने पैनल ने इनकी रैंक को कैलकुलेट किया है, तो रैंक 5th वाले के लिए रैंक 5 पर, रैंक 6 और रैंक 7 तीनों की साथियों देखो परसेंटेज सेम है, 72 74.72, 74.72, 74.72। लेकिन फिर भी वंदना रैंक 5th पर है और रितिका रैंक 6 पर है और शशिकला रैंक 7 पर है। ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ये रैंक फाइनली इसके बाद जब सेम मार्क्स 2 से 3 5 स्टूडेंट्स के आ जाते हैं, तो फिर सेकंड फैक्टर अप्लाई हो जाता है, और वो सेकंड फैक्टर होता है नेगेटिव कितना किया है। और नेगेटिव ज्यादा करने की वजह से ही शशिकला पहुंच गई 7th रैंक पर, रितिका पहुंच गई 6 पर, और वंदना पहुंच गई 5th पर। तो बात समझ में आया? चाहे सेम मार्क्स हो, सब कुछ सेम आ रहा हो, परसेंटेज सेम आ रहा हो, लेकिन आपका सेकंड फैक्टर अप्लाई हो जाता है सेम सिमिलरिटी के केस में, वो होता है नंबर ऑफ नेगेटिव क्वेश्चंस। इसलिए हम हमेशा आपको सिखाते हैं कि पॉजिटिव बढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन नेगेटिव को कम करना है, जीरो करना है। और कॉम्बो बैच के हर स्टूडेंट का ये मकसद बन जाना चाहिए। और अभी तक आप बेहोशी में हैं मेरे साथियों, जो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप को आकलन कर सकते हो कि इस कोर्स में आने के बाद इतनी बेहतरीन एजुकेशन जो नर्सिंग के अंदर सोचा भी नहीं जा सकता। ये मैं ऐसे तारीफ नहीं कर रहा हूं कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूं और इसलिए आपको वाकिफ करवा रहा हूं कि इतनी बेहतरीन और इतनी सिस्टमैटिक एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो आप इस इंस्टीट्यूट के अंदर, एकमात्र इंस्टीट्यूट है नर्सिंग का। उसके बावजूद अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने आप को अंदाजा लगा लेना कि आप कितने गहरे पानी में हो। और इवेंट टेस्ट पेपर्स वो बन रहे हैं जो आपको प्री इन्फॉर्म्ड हैं, और कई क्वेश्चंस तो आपको बता भी दिए जाते हैं। हम कह देते हैं पढ़ाते टाइम कि यहाँ से क्वेश्चन देंगे, आज मैं बताऊंगा आपको। तो मेरे साथियों आंचल रोहिल्ला ने 70% 70.7 और 8th रैंक पर आंचल है। वीना वहा ने 70.39 और 9th रैंक पर है। और अग्नेश हम्ब्रॉम 70.07 और ये 10th रैंक पर है। ये इस टेस्ट के टॉप 10 रैंकर्स बच्चे हैं जिन्होंने टॉप 10 रैंक हासिल करी है। दीज आर रैंकर्स। तो रैंकर्स की परसेंटेज वैसे एक गुड फैक्टर ये है कि 70 से ऊपर वाले ही रैंकर्स से 70 से अबो स्कोर कर रहे हैं। लेकिन अगले टेस्ट में मेरे साथियों मुझे चाहिए 90 के अबो, और जो टॉप रैंकर से उनकी परसेंटेज मुझे 90 से अबो चाहिए, और जो इसके बाद टॉप 50 होंगे, टॉप 50 70 से अबो आने चाहिए। बात समझ में आया? अगर आप टॉप 50 में स्कोर कर रहे हैं तो आपकी परसेंटेज 70 से अबो निकलना चाहिए। और मेरे साथियों आप सबको लग जाना है, जुट जाना है भैया, ऐसे ही नहीं मिलती है सक्सेस, ठीक है ना। इतना सटीक, इतना वेल प्लान्ड, इतना स्ट्रक्चर्ड, इतना कंट्रोल्ड टाइप से, आपको पता है आप सबकी डोर मेरे हाथ में अभी, इतना सब कुछ होने के बावजूद हम क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा लर्निंग का एफर्ट जो है उसमें कमी है, हम लर्न नहीं कर रहे हैं प्रॉपर। क्लासेस को पूरा सुनिए और फिर लर्निंग पे लग जाइएगा, क्योंकि अब तो आपके पास सब फैसिलिटीज है, प्रिंटेड है, इवन एवरीथिंग, टेस्ट है,
मतलब एक सिंगल फैक्टर मुझे नहीं लगता है। जो परफॉर्मा और जो क्राइटेरिया आपको वुगली इंस्टीट्यूट से मिल रहा है मेरे साथियों, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट जो कि एलन है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट एलन, जिसको आप जानते भी होंगे और नाम भी सुना होगा, वो एलन जो फैसिलिटीज अपने स्टूडेंट्स को नहीं दे पाता है, वो फैसिलिटीज आज वुगली इंस्टीट्यूट मेंटेन कर रहा है, वो भी नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर, वो भी बहुत माइनर कोस्ट के अंदर। तो कोस्ट लेस हमने जो मैनेजमेंट तैयार किया है स्टूडेंट्स के लिए, कि कॉस्ट लेस होना चाहिए सब कुछ और बहुत स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और घर बैठे स्टूडेंट्स एजुकेशन ले सकें, इस तरह के कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए लाना, ये एक बहुत हाईली क्रिएटिव माइंड है जो आपके पीछे लगा हुआ है। मेरे साथियों, इसका एडवांटेज लीजिए, इसका लाभ लीजिए, और अपने अपने सपने को पूरा करने में कोई कसर मत छोड़ना। ऐसा ना लगे हमें बाद में कि यार थोड़ी मेहनत और कर लेते तो आज लाइफ कुछ और होती, ऐसा थॉट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यहाँ तक जितनी बात हम लोगों की हुई है, एवरीवन अंडरस्टूड? अब हम करते हैं रैंक का कंपैरिजन। तो टेस्ट नंबर 4 के अंदर अंकिता रैंक 1 पे थी और 94% पे थी अंकिता। टेस्ट नंबर 5 के अंदर अंकिता सेकंड रैंक पे चली गई और डायरेक्टली 84% 81% पे ये गिर गई है। तो आप देखो 11% का डिफरेंस आ गया अंकिता तेरी परफॉर्मेंस में, सुधार थोड़ी। मित्तल रैंक 2 पे था भाई साहब और 92% मित्तल ने किया था। मित्तल डायरेक्ट गिरा और 75 पे आ गया, देख लो आप। मित्तल डायरेक्ट रैंक 4 पे आ गया 75 पे, 92 से गिर के 75 पे आना, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बेटा, ठीक है ना, इसको सुधार करो। स्नेहा जो कि 91% पर थी, अब स्नेहा अपनी परसेंटेज मेंटेन कर रही है, और स्नेहा के लिए मैं एक बार फिर से तालियां बजाना चाहूंगा, क्योंकि स्नेहा पहले रैंक 3 पे थी 91% के साथ, लेकिन टेस्ट 5 के अंदर स्नेहा ने 1% का इंप्रूवमेंट अपने अंदर किया, 92% करके रैंक 1 पे आ गई। प्रेरणा सिंह जो कि रैंक 4 पर थी, प्रेरणा सिंह टेस्ट के अंदर कहीं पर दूर दूर तक भी नहीं है, क्रॉस मारो। शशिकला रैंक 5 पर थी, और शशिकला जो है, शशिकला रैंक 5 पर 84% कर रही थी, और शशिकला बहुत बड़ा गिरावट तेरी परफॉर्मेंस में आई है बेटा, 84% से तू सीधा 7th रैंक पे चली गई और 74% पर आ गई, यानी कि 11% का गिरावट तेरी परफॉर्मेंस में आ गई। वीना वहाने जो रैंक 6 पर थी 84% के साथ, और वीना गिर करके डायरेक्ट रैंक 9 पे पहुंच गई भैया, ये देखो वीना 70% पे रह गई 84 से। आंचल प्रियंका बाजपेयी नहीं परफॉर्म कर पाई ठीक से। आंचल रोहिल्ला रैंक 8 पर थी, रैंक 8 से आंचल जो है वो पहुंच गई रैंक 8 पर। वाह आंचल, वेरी गुड, तेने तो तेरा ग्राफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया, लेकिन परसेंटेज तेरी 77 थी, इस बार 7 है, लगभग 7% की गिरावट तेरी रैंक में परसेंटेज में आया है। अंजलि कुल्लू नहीं परफॉर्म कर पाई 5वें टेस्ट के अंदर। ज्योति जो कि रैंक 10 पर थी, नहीं परफॉर्म कर पाई। यहाँ पर प्रिंसेस रैंक 3 पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ 77%। वंदना सिंह टेस्ट 4 के अंदर नहीं थी, न्यू एंट्री मारी है टेस्ट 5 में, रैंक 5 पर, वेरी गुड वंदना। रितिका ने भी रैंक 6 पर बाजी मारी है, और अग्नेश हम्बोन जो कि 10th रैंक पर 70% के साथ। तो ये है मेरे साथियों आपका स्कोर कार्ड, टॉप 10 रैंकर्स किस तरीके से अपने आप को, अपनी आपकी पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस चलती है रैंकर्स की। इस बार इस कोर्स के अंदर आपको ये समझ में आ ही गया होगा इस बार पढ़ाई करने के बाद कि यार रैंकर्स आखिरकार करते क्या हैं, कैसे वो लोग रैंकर्स बनते हैं। तो आपको थोड़ा इंस्पायर होना चाहिए इन लोगों से, आपको सीख लेनी चाहिए, और सीख लेकर के अपनी आप पे वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। टेस्ट के अंदर क्या क्वेश्चंस में झोल था, आइए देखते हैं वो झोल क्या था, जिस झोल की वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा, ये परफॉर्मेंस। और बहुत मेहनत की ज़रूरत है मेरे बच्चों, बहुत मेहनत की। जो लोग ऐसी फेकम फेक मिलते रहते हैं ना, कह रहे एग्ज़ाम तो यूं ही निकल जाता है, उनको एक रियल आईना इस प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगा। इस प्लेटफॉर्म से रियल प्रिपरेशन क्या होती है, वो एक आईना है।
वो एहसास यहाँ आने के बाद आपको हो जाएगा। क्लियर है? जो फेकम फेक और जो अंधविश्वास में बच्चों को रख देते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट बच्चों को पढ़ाते कुछ नहीं है, लेकिन बस ऐसा एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं कि हाँ, हवा में उड़ा देते हैं कि हाँ नहीं बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो गई, और वो उस वजह से साल 2 साल 3 साल वेस्टेज कर देते हैं। चलिएगा पेपर पे अब डिस्कशन करते हैं। विच इज नॉट करेक्टली मैच ग्रुप। यहाँ पर देखना था कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर पहला दिया था कैलम पैच, और कैलम पैच के लिए कहा था रूमेटॉइड एंडोकार्डाइटिस, जो कि बिल्कुल करेक्ट बात है। साइट फॉर पाल्पेटिंग एब्डोमिनल एवोर्टिक एन्यूरिज्म, और एब्डोमिनल एवोर्टिक एन्यूरिज्म के बारे में मैंने आपको स्पेशली वाकिफ करवाया था कि ये लेफ्ट साइड में सबसे कॉमनली पाल्पेट होता है। ठीक है ना? इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आ गया बी ऑप्शन। न्यूरोजेनिक शोक को वार्म शोक पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज में हम कहते हैं। करेक्ट बात है। ओस्लर नोड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए बताई थी आपको ओस्लर और जेनवे, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स आर यूज्ड टू असेस द रिस्क फॉर द प्रेशर सोर इन द पेशेंट एक्सेप्ट। कहा था आपको मैंने कि यहां पर एक स्केल दे रखा था, ब्रोसेट स्केल। ब्रोसेट नाम का कोई स्केल नहीं होता है, जबकि वाटरलो भी होता है, नॉर्टन भी होता है और ब्रेडन भी होता है। स्ट्रॉबेरी टंग सीन इन केस ऑफ द स्ट्रॉबेरी टंग के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने डाला था यहाँ पर पर्नीशियस एनीमिया B12, कि आप ऐसा चूज कर लो, लेकिन इसमें स्ट्रॉबेरी टंग नहीं होती है। स्ट्रॉबेरी टंग कावासाकी जो कनेक्टिव टिश्यू की डिजीज है हमारी, उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। द रीजन वाई द लिपस्टिक और नेल पॉलिश इज रिमूव्ड बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले लिपस्टिक नेल पॉलिश वगैरह जो है वो इसलिए रिमूव की जाती है ताकि हम साइनोसिस को चेक कर सकें इजीली। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने कहा था कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करने के लिए, तो ये पर्पस नहीं है। हाइपोक्सिया चेक करने के लिए, ये भी पर्पस नहीं था। और सर्जरी रूल है, ये भी पर्पस नहीं है। Which of the following position should be provided to the patient immediately after the percutaneous liver biopsy? लीवर बायोप्सी के बाद में हम पेशेंट को किस पोजीशन में रखेंगे? तो राइट लेटरल पोजीशन के अंदर हम रखते हैं, ताकि जहां पर बायोप्सी यानी पंचर साइट है उस पर हम सुपरफिशियल प्रेशर और स्प्लिंटिंग कर सकें, जिससे कि हेमरेज को कम किया जाता है। The acid base imbalance which commonly accompanies in case of the shock, तो शॉक में फ्लूइड की सप्लाई कम हो जाती है, और फ्लूइड की सप्लाई कम होते ही टिश्यूज की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ने लगती है ड्यू टू डिक्रीज फ्लूइड सप्लाई और सो इंक्रीज CO2 लेवल, और इसलिए आपका आंसर जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या आंसर जाएगा बेटा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। इफ द पेशेंट डेवलप एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन टू IV मेडिकेशन, एक IV दवा आपने लगाई और उससे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ अ नर्स? तो आपको स्टॉप कर देना होगा, स्टॉप द मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली। ओके, सबसे पहले स्टॉप करना है, फिर उसके बाद इन्फॉर्म करना। अब चारों ऑप्शन काफी सिमिलर दिए गए थे, ताकि आप चूज करने में बड़े डिफिकल्टी फील करें। किस किस को बड़ी तकलीफ फील हुई इस क्वेश्चन के अंदर? कॉल द इमरजेंसी हेल्प करेंगे, बाद में करेंगे। एडमिनिस्टर IM एपिनेफ्रिन, देखो, लेकिन बाद में करेंगे। CPR, लेकिन बाद की बात है। सबसे पहले आप एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस को करने के केस में उस दवा को स्टॉप करिए। वेरी गुड, हुआ ना? तो आपको स्टॉप करना है पहले इन्फ्यूजन को, उसके बाद अदर चॉइसेस आपकी ठीक हो सकती है। पहला एक्शन पूछा था, हाइपर कैल्सीमिया कैन कॉजेज द ऑल एक्सेप्ट। तो हाइपर कैल्सीमिया की वजह से क्या नहीं होता है? ओलिगुरिया बिल्कुल नहीं होता है, जबकि कंफ्यूजन, मसल वीकनेस, एपेटाइट का लॉस होना, दीज आर फीचर ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। ओके, हाइपर कैल्सीमिया क्लियर है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द मॉर्फिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मॉर्फिन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी थी कि जिंजीवल हाइपरप्लेसिया कह दिया था आपसे। ओके, अब जिंजीवल हाइपरप्लेसिया तो किससे होता है? फेनिटोइन से होता है। ठीक है ना? किससे होता है? फेनिटोइन की वजह से। लेथार्जी एंड फटिग जो है वो किससे होता है? बीटा ब्लॉकर से होता है। ठीक है ना?
तो इसलिए आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। देन डिक्रीज यूरिन आउटपुट, तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट किसके अंदर होता है? डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट होता है SIADH प्रॉब्लम के अंदर, यानी कि ADH के एडमिनिस्ट्रेशन अगर किया जाए वैसोप्रेसिन का तो उसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है रेस्पिरेटरी अरेस्ट होना। नेक्स्ट, वारफेरिन कॉमोरिन टॉक्सिसिटी कैन बी ट्रीटेड विद द कॉमोरिन या वारफेरिन की टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए कंफ्यूजन करने में सारे विटामिन के नाम ऐड करे थे। इसको थोड़ा सा नॉलेज होगा उसको पता था विटामिन के, ठीक है ना। बाकी D, B12, 9 वगैरह ये इसलिए ऐड किए थे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार कौन सा विटामिन था, ठीक है, दिमाग पे जोर डालना पड़े। An adult patient is scheduled for the tracheostomy. Which of the following nursing action is priority at this time? तो याद रखिए आपको सिखाया था कि चाहे लैरिंजेक्टोमी करें, ट्रैकियोस्टोमी करें, या फिर थायरोइडेक्टोमी करें या पैराथायरोइडेक्टोमी करें, एयरवे का, ट्रैकिया का, अगर कोई लैरिंग्स का या ट्रैकिया का कोई भी प्रोसीजर हो रहा है तो हमारे लिए बिग चैलेंज इज दैट कि पेशेंट कैसे हमारे साथ कम्युनिकेट करेगा। तो एस्टैब्लिशिंग द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर द प्रोसीजर, प्रोसीजर से पहले ये डिसाइड करना कि हाउ द कम्युनिकेशन विल बी handled between you and the patient is very important before performing the tracheostomy. So means of establish a means of communication is our priority। और ये मैं आपको पढ़ा के गया था कि फेनेस्ट्रेटेड ट्रैकियोस्टोमी दिखाया भी था आपको कि फेनेस्ट्रेटेड नॉन फेनेस्ट्रेटेड दोनों प्रकार का होता है। फेनेस्ट्रेटेड ट्रैकियोस्टोमी वो होती है जिसमें एक स्मॉल बोर होता है जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, और एक नॉन फेनेस्ट्रेटेड जिसमें कोई बोर नहीं होता है, पॉल नहीं होता है, तो उसे नॉन फेनेस्ट्रेटेड ट्रैकियोस्टोमी कहते हैं। और मैंने ट्रैकियोस्टोमी आपको दिखा दिया था प्रैक्टिकली। When suction the tracheostomy tube which must limit the suctioning to maximum of। अब यहां पर आपको कंफ्यूज कर दिया गया था मेरे बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से। तो न्यूमेरिक जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, उसका एक एग्रीगेट आपको आइडिया होना चाहिए। कभी भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में ज्यादा भेजा पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू क्या होता है, जेंडर बदलेगा, जेंडर बदलेगा, एज बदलेगी, हाइट बदलेगी, बॉडी का पॉस्चर गैस्चर बदलेगा। तो आपको पता है कि जैसे हिली एरियाज में HB काउंट ज्यादा होता है, प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों में कम होता है। वेट बदलेगा, हाइट बदलेगी, जेंडर बदलेगी, एरिया बदलेगा। जैसे ही ये फैक्टर्स चेंज होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज ओवरऑल वर्ल्ड में कभी सेम नहीं हो सकती। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में ज़्यादा भेजा भराई करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक एवरेज और एक एग्रीगेट आइडिया आपको होना चाहिए जो आपके एरिया में स्टैंडर्ड वैल्यू फुलफिल होती है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपने कई लोगों ने 15 कर दिया होगा, लेकिन मैंने क्या कहा था आपको कि एवरेज वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। में कभी भी मैक्सिमम लिमिट को हम नहीं करते हैं। तो याद रखना हमारा 15 सेकंड तक भी कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन एक एवरेज आंसर हम लोगों को 10 सेकंड करना था, तब जाके हमारा क्वेश्चन सही आता। जितेंद्र, MSN के क्वेश्चन में बहुत मजा आया गुरुजी, वाकई क्वेश्चंस बहुत ही कंफ्यूज और ट्रिकी वाले डाले थे। वेरी एक्सीलेंट बेटा। ऐसे ही सेम टू सेम जो पेपर आपको दिए जा रहे हैं, सेम टू सेम डिट्टो पेपर आपको एग्जाम में मिल सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी है मेरी कि यार जो मेहनत हम कर रहे हैं ना, इस तरह का ही पैटर्न आपको मेन एग्जाम में मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए मैं उसको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और अभी तो आप सुन करके और शॉक्ड हो जाओगे मेरे बच्चों, हम कितना एडवांस चलते हैं। मेरे एडवांस डिसीजंस के बारे में सुनो आप। पहला, आपको 7 डेज का ऑफ देना अभी इस कोर्स 1 के बाद। कोर्स 2 के अंदर फिर से वापस वही स्ट्रगल, वही मेहनत 20 दिन तक के लिए। सेकंड डिसीजन मेरा ये वाला। तीसरा डिसीजन मेरा ये, जो आज पूरे ही नर्सिंग प्रोफेशन में नहीं हो पाएगा, आपको 5 मॉडल पेपर की एक बुकलेट पतली सी अलग से के लिए हमने आपसे प्री डिसाइड नहीं किया था। जितना फीस आपने मेरे इंस्टीट्यूट में लगाया वो सब खर्च कर दिया मैंने आप पे, कुछ नहीं बच रहा आप मेरे पास। हाथ जोड़ करके निवेदन है आप सबसे, ठीक है ना बेटा। तो एक पतला सा मॉडल पेपर जो कि मैं थोड़ा बहुत और एफर्ट कर सकता था, 5 पेपर्स का एक पतला सा मॉडल पेपर बनवाया है। उसको बनवा करके और 5 से 6 OMR शीट के साथ आपके घर पे आएगा। तो OMR शीट के साथ में जो ऑफलाइन पेपर आप देंगे
उससे जो रियल एग्जाम की फील हम आपको करवाएंगे वो आपके लिए प्रैक्टिस का काम करेगा, जिससे कि आप गोले भरना तक आपको सिखाएंगे मेन एग्जाम में भेजने से पहले। जब मैं बोलूंगा तब आपको वो सोल्व करना होगा, अभी नहीं। जब मैं आपको कहूंगा तो आपके पास कुछ दिनों में आ जाएगा। डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है बेटा, अभी डिस्पैच नहीं हुआ है, हो सकता है आज इंस्टीट्यूट के अंदर आ जाए पूरा मटेरियल प्रिंट होकर के, क्योंकि एक लेंदी प्रोसेस होता है, यू नो दैट, कि पहले इंस्टीट्यूट से कंटेंट बनता है, सारे टीचर उसको रिफाइन करते हैं, रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद फाइनलाइज होता है, फाइनलाइज होने के बाद वो प्रिंटिंग पे जाता है। प्रिंटिंग के लिए जहाँ से प्रिंटिंग होती है वहाँ से प्रिंटिंग होकर के 7-8 दिन में फिर कंटेंट हमारे पास आता है, वापस प्रिंट होकर के। प्रिंट होने के बाद में फिर उसकी सारी पैकिंग होती है स्टाफ के द्वारा। पैकिंग होने के बाद आपके एड्रेसेस कलेक्ट किए जाते हैं, एड्रेसेस के स्टिकर लगते हैं, फिर वो सारा कंटेंट भर के वापस से पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस पे आप सबके वहाँ पर पार्सल बुक करवाए जाते हैं और फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस वाले आपको डिलीवर करते हैं। दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, नॉट सिंपल। तो आपको भी जब आपको कहा जाए तो थोड़ा आपको समझना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आई थिंक कि एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द विजन साहू सर। तो विजन साहू सर जो 2024 में आपको मिला, यू आर वेरी ग्रेट लकी पर्सन। ऐसा मॉडल पेपर जो आपके पास आएगा, उस मॉडल पेपर से आपको 5 पेपर में पहले ही ये सारी प्रैक्टिस को इतनी मजबूत कर लेनी है कि हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो एक सिंगल फैक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे जो कि हमारे सिलेक्शन को रोके। एक सिंगल फैक्टर भी ऐसा नहीं बचना चाहिए जो कि सिलेक्शन को रोक सके या रोके। मेरे दोस्तों, आई होप कि हमने किया, अब आपकी बारी आएगी बहुत जल्दी ही, थोड़े दिन की बात हो रहे, ठीक है ना। तैयार रहना और उसी लेवल से प्रिपरेशन करते रहना। तो यहाँ पर आंसर देना था 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। बेस्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए आपको लो डोज स्टीरोइड बताया गया था क्लास पढ़ाते टाइम। अब यहाँ पर ब्रोंकोडाइलेटर कर दिया था अमाइनोफाइलिन साल्ब्यूटामोल। तो आपको याद रखना था एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ट्रीटमेंट के लिए, अस्थमा के लिए बेस्ट हम यूज करते हैं मेरे साथियों लो डोज इनहेल्ड स्टीरोइड। अनुपमा सर, आप सच में हमारे लिए बहुत एफर्ट करते हो सर, थैंक यू, वेरी गुड, thank you so much dear. A 52-year-old male client is admitted with the chronic pulmonary obstructive disease. The nurse note that has the neck vein distension or slight peripheral edema. The sign indicate that. अब ये क्वेश्चन जो कंफ्यूज करने के लिए आपको लास्ट में कार्डियो पढ़ाई थी, तो मैंने यहाँ पर सोचा कि बच्चों को मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, एक थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन तो है ही सही लेकिन ट्रिकी है। तो मैं ये क्वेश्चन देता हूँ और बच्चे लोग समझेंगे कि राइट वेंट्रिकल फेलियर। कौन कौन इसमें फंस गया था ये बताओ मुझे, मुझे बड़ा मजा आएगा कि ऐसे फंस गए थे, फिर आपके अंदर से वो एरर निकालना टीचर को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब पेपर कंडक्ट करवाना, फिर टीचर पूछते हैं आपसे सारे ही, बेटा बताओ मेरे सब्जेक्ट में क्या रहा, मेरे सब्जेक्ट में क्या रहा। मजा आता है, बड़ा कनेक्टिव फील होता है आपके साथ में। वेरी गुड, फंस गए ना बहुत सारे, हाँ बहुत सारे लोग फंस गए, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर आपको ये देखना था कि यार बात जो है वो सीओपीडी की हो रही है, ठीक है ना। और अगर मान लो हमें ये आंसर पूछना होता तो हम सीओपीडी हटा देते इसमें से, फिर हम इसमें क्या रख देते, सिर्फ इसमें रख देते नेक वेन डिस्टेंशन और पेरिफेरल एडिमा। फिर क्या हटा देते हम इस क्वेश्चन में से, सीओपीडी हटा देते अगर हमें ये आंसर पूछना होता तो। लेकिन हमें हमें आंसर पूछना था कोर पल्मोनल, जो चीख चीख के मैंने समझाया था तुम लोगों को 4-5 बार, ठीक है ना। सीओपीडी वाले में ऐसा होता है कि यार ये जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल होता है, सीओपीडी वाले के अंदर ये पल्मोनरी आर्टरी जब ब्लड लेके जाती है लंग्स में, तो सीओपीडी वाले के अंदर क्या होता है, ये ब्लड पूरी तरह से ड्रेन नहीं हो पाता है, एल्वेलाइज डैमेज हो जाती हैं लंग्स के अंदर। तो उस कारण से ये ब्लड लंग्स में ड्रेन ही नहीं होता है, तो ये यहाँ भरता रहता है, भरता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, इसलिए राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको राइट वेंट्रिकल फेल हो गया, राइट वेंट्रिकल फेल नहीं हुआ, सीओपीडी की वजह से डायलेट हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गई, इसलिए उसको कहते हैं कोर पल्मोनल। Hemolytic disease of newborn is diagnosed with,
तो डायरेक्ट कुम टेस्ट के लिए आपको सिखाया था मैंने कि डायरेक्ट कुम टेस्ट हीमोलाइटिक डिजीज के लिए, और इनडायरेक्ट कुम टेस्ट जो है मेरे दोस्तों वो हमने सिखाया था आपको इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के लिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बीटा थैलेसीमिया इज ट्रू एक्सेप्ट। बीटा थैलेसीमिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो जरा यहां देखो, रिड्यूस्ड और एब्सेंट सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बात सही है। पेशेंट विद द थैलेसीमिया मेजर हैव हेपेटोस्प्लिनोमेगेली, बात सही है। इट रिजल्ट इन मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो सीता प्रकार के एनीमिया है, सीता SITA, सीता का मतलब, एस का मतलब साइडेरोब्लास्टिक, क्या लिख दिया अभी पढ़ूंगा, आई का मतलब IDA, टी का मतलब थैलेसीमिया, और ए का मतलब है एनीमिया इन क्रोनिक डिजीज। तो एनीमिया इन क्रोनिक डिजीज, थैलेसीमिया, देन मेरे बच्चों IDA आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और एस का मतलब साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया। ये सारे एनीमिया माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होते हैं, और यहां आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, मैक्रोसाइट कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट थैलेसीमिया के लिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए एक्सेप्ट पूछा था, इनकरेक्ट है। ट्रीटमेंट इंक्लूड द रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और रिड्यूस द ट्रांसफ्यूजन आयरन ओवरलोड, बिल्कुल परफेक्ट बात है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अर्पिता, थैंक यू सो मच सर। सर मैंने कभी भी लाइव क्लास तो नहीं ली पाती किसी भी टीचर की, बट सर आप जितना आप स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं उतना कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं करता है। आप ग्रेट हैं सर, और बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच डियर अर्पिता। मतलब अब तो ऐसा होता है कि हमें ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये सारे वर्ड्स मतलब मिलियंस बार मैं सुन चुका हूँ, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो ऐसी बात है कि देखो ये मेरा फर्ज है और ये मेरा पैशन है, और मैं एक इस इंस्टीट्यूट की जो एक एक नींव खड़ी कर रहा हूँ, वुगली इंस्टीट्यूट की, ये इमोशंस का, ट्रस्ट का, फेथ का इंस्टीट्यूट है, जिसमें आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ के साथ स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करते हैं। तो वंडरफुल, यू आर वेरी लकी कि मेरे बच्चों आप मेरी शरण में हो, मेरी उंगली आपने पकड़ रखी है। जब तक मेरी उंगली पकड़ रखी है मतलब आप अपने आप को 200% सेफ महसूस करिएगा, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति की उंगली पकड़ रखी है कि अगर उसकी उंगली पकड़ रखी है तो कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको कोई क्षति पहुंचा दे या हानि पहुंचा दे, क्योंकि पहले आपको नहीं, पहले मुझे फेस करेगा, उसके बाद आप तक कोई व्यक्ति पहुंच पाएगा। मेरे साथियों, मैं बस यही ट्रस्ट और यही फेथ के साथ अपने जीवन को जीना चाहता हूँ, ठीक है ना। और यू आर माई आर्मी, आप सब मेरे आर्मी हो, आप सब मेरे हीरो हो। मेरे हीरो एक दिन जीतेंगे तो बस इसका सीना यहाँ से फूल जाएगा, यार अपनी आर्मी जीत करके आएगी। कोच को सिर्फ यही खुशी चाहिए आपकी तरफ से। ये रहे मेरे साथियों। अगला सवाल क्या था, साइन ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इंडिकेट। इसमें बहुत सारे लोग फंसे होंगे, और यहां पर मैंने ये साइन दिया था, तो इसको देख करके काफी जो बच्चे थे वो हो सकता था कि राइट वेंट्रिकल फेल में जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ऐसा कुछ सोच सकते थे। लेकिन आपको पता है मैंने ऐसा सिखाया था कि ये पेरियम्बलाइकस और ये फ्लांक, फ्लांक पे मैंने क्या सिखा रखा है आपको पैनकेटाइटिस में गैस्ट्रो पढ़ाते टाइम, कि यहाँ पर कुलेन साइन होता है। एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस के अंदर सिखाए थे 2 साइन, कुलेन साइन होता है, यहाँ पर टर्नर साइन होता है। तो एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस के अंदर मैंने आपको सिखाया था गैस्ट्रो पढ़ाते वक्त कि यार ग्रेइश ब्लू डिस्कलरेशन इन द पेरियम्बलाइकस इज कॉल्ड एज कुलेन साइन, और ग्रेइश ब्लू डिस्कलरेशन इन द फ्लैंक एरिया इज कॉल्ड टर्नर साइन। तो कुलेन एंड टर्नर both was indicating the acute pancreatitis, not chronic pancreatitis, acute pancreatitis। तो कुलेन और टर्नर तो नहीं होंगे, ये तो दोनों कट हो गए। ओके, अब कर्लिंग साइन कुछ भी नहीं होता है। कर्लिंग साइन मैंने आपको पढ़ाया था बर्न के केस में, तो बर्न में मैंने कर्लिंग साइन नहीं पढ़ाया था, कर्लिंग अल्सर पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? कर्लिंग अल्सर। तो अगर आप इससे मेरे बच्चों एक एक क्वेश्चन एक एक वेराइटी का होता है, अगर इसमें आप यहाँ पर इस तरह से हटाने का मेथड यूज करते तो भी आपका फाइनल आंसर आ जाता। तो आपका आंसर क्या था? कुशमोल साइन, जो मैं स्पेशली आपको बता के गया था।
इवन फॉलोइंग रेडियोग्राफ इज इंडिकेटिंग, अब ये पीडिया का नहीं था, ये मैंने पढ़ाया था इसलिए मैंने पूछ लिया। तो यहाँ आपको जो हार्ट का शेप दिख रहा है वो एकदम बूट के शेप का दिखाई दे रहा है, इसलिए बूट शेप हार्ट किसमें बताया था, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर, TOF। इन बच्चों का हार्ट जो है वो बूट शेप का हार्ट हो जाता है। ये रेडियोग्राफ एकमात्र दिया था मैंने, विच इज नॉट करेक्टली मैच। और यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि करेक्टली मैच क्या नहीं है, बोल के गया था आपको मैं ये पढ़ाते टाइम, दावा करके गया था और आपको सिखा के गया था कि नहीं यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। यस यस टू सर, आपने डेमो करके दिखाया था सर, कैसे भी भूल सकते हैं, यस भूल सकते हैं, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले ही बता के गया था कि आप इसको रट लेना, ये यहाँ से मैं एक मैचअप दूंगा और मैंने दिया। अब कितने लोग इसको कर पाए मुझे नहीं पता। तो इसमें मैंने कहा आपसे कि नोट करेक्टली यानी कि एक्सेप्ट वाला, तो ST एलिवेशन इन लीड फर्स्ट AVL और V5 एंड V6, कहा इंफीरियर वॉल MI, नहीं भैया, इंफीरियर वॉल MI में ST एलिवेशन इन लीड सेकंड थर्ड और AVF के अंदर होता है, ठीक है ना, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे करेक्ट ऑप्शन है। विच इज नॉट करेक्टली मैच, फिर से मैंने एक और यहां पर यूज किया। और हाई बीपी इन द ओल्ड एज, इसके अंदर भी बहुत सारे लोग फंस गए होंगे, ओके। और मैंने चीख चीख करके आपको कहा था कि एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता है, ओल्ड एज में बीपी बढ़ने का कारण आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है। और ऐसा स्पेशली आपको मैंने स्टार लगा के बोला था कि यार आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस दोनों अलग अलग चीज होती है, ठीक है ना। किसने ये वाला क्वेश्चन, और सिस फैट जो है यूजफुल फैट बताया था बॉडी का, एमिनो एसिड जो है CAD की होमोसिस्टीन बताया था, और इंक्रीज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी आपको पोटेशियम के केस में बताई थी। तो तीनों बातें तो यहाँ सही लिखी हैं, सिर्फ इस बात में यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर दिया गया था। तो ये थे आपके मेरे टेस्ट के क्वेश्चन जो कि मेडिकल सर्जिकल के क्वेश्चन थे। क्लियर है मेरे साथियों। आज का हमारा चैप्टर आएगा, अब चैप्टर शुरू कर रहा हूं, अंतिम चैप्टर है। अब आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुन लेंगे, वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं। आज ये हमारा चैप्टर लास्ट चैप्टर है, और आज की क्लासेस जो होंगी वो सारे टीचर्स की लास्ट क्लासेस होंगी, यानी कि आज की क्लास के बाद हम आपको 7 डेज का कॉम्प्लीमेंट ऑफ दे रहे हैं। इस ऑफ के पीछे हमारा मुख्य मकसद है कि जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया था, जो लोग डे 1 से पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से शार्पनेस के साथ में अपने सारे 30 डेज की क्लासेस को कवर कर लें, रट लें, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। और जो लेट ज्वाइन किया था वो सारे ही कवर करके रट लें पूरा कंटेंट। उसके बाद मेरे साथियों 7 डेज तक मैं यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए काम करूंगा। जो मेरे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके कुछ सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, मैंने मोस्टली बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, माइक्रो, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब पढ़ा दिया था। कुछ सब्जेक्ट्स और बचे हुए हैं, तो मैं उन यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए ये 7 दिन काम करूंगा, जब तक आप सब जो हैं पूरी तरह से रट करके बैठ जाना। 3 तारीख से हम मेरे बच्चों 20 डेज की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और 20 डेज की क्लासेस जो हैं RML के लिए होती है, SGPGI के लिए होती है, नॉर्सेट 7 प्री के लिए होती है, और मेरे दोस्तों आपके ESIC के लिए होती है। तो जितने भी लोग जो अदर हैं आपके अलावा, आपको तो सारा कंटेंट कोर्स जो है वो मिलेगा ही सही, तो आपको तो कंप्लीट चलेगी ही सही क्लासेस, लेकिन इसके अलावा जो कुछ और कोर्सेज मैंने अवेलेबल करवाए हैं, जो स्टूडेंट्स इन बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सजेस्ट कर देना, ग्रुप्स के अंदर उनको बता देना कि वुगली से बेहतरीन चॉइस आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। अभी सर के पास, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। सर 20 डेज में क्लासेस कर रहे हैं, वो 20 डेज की क्लासेस जो होंगी वो उस बच्चे को उस एग्जाम में बूस्ट करवा देगी जिस एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन करने के लिए बैठा हुआ है। तो आपका काम है सिर्फ उन लोगों को इन्फॉर्म करना, चाहे ग्रुप के अंदर हो या पर्सनली आपसे कुछ सजेशन कोई भी मांगता है, चाहे आपका जूनियर है सीनियर है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आई थिंक कि हर एक इंफॉर्मेशन हर स्टूडेंट को मिल गया होगा कि आने वाले टाइम पर क्या होगा। और उस टेस्ट सीरीज के साथ में जब हम 20 डेज की टेस्ट सीरीज लेंगे, तो उसके साथ में पार्ट 2 की टेस्ट सीरीज लेंगे, तो उसके साथ में पार्ट 1 के कोर्स की सारी यूनिटें वापस सीक्वेंस में आएंगी। तो मेरे दोस्तों, एक तो 7 दिन में पूरा रिवीजन,
दूसरा रिवीजन आपका होगा वापस से, जब हम 20 डेज पढ़ेंगे तो सारी यूनिटें, जैसे मैं कार्डियो पढ़ा रहा हूं और कार्डियो टेस्ट में आएगा, तो कार्डियो के साथ इधर की 30 डेज की कार्डियोज भी आएंगी, यानी एक वीक में 5 से 7 यूनिट जाएंगी उसके अंदर। ध्यान रखना आप, यानी 20 दिन से 15 से 20 दिन में आपका कोर्स हो जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चों आपके पास रहेंगे 15 दिन, जो सिर्फ और सिर्फ सेफ बचेंगे मेजर टेस्ट सीरीज के। क्लियर है? तो सारा सिलेबस, सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। और 7 तारीख तक 4 से 5 घंटे से ज्यादा कोई नहीं सोएगा, सिर्फ 4-5 घंटे आपको सोना है, बाकी सारा समय अपनी स्टडी पे लगाना है। ठीक है मेरे साथियों, अब चलते हैं आगे। तो देखिएगा,